सुबह हो गई लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। सुबह हो गई लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। दोपहर हो गई और पेन की इंक खत्म हो चुकी। सुबह हो गई लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। दोपहर हो गई और पेन की इंक खत्म हो चुकी। कितना पढूं क्या करूं, कितना पढूं क्या करूं। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना करो शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। दोस्तों, IBPS एग्ज़ाम का आ गया है नोटिफिकेशन। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो दोस्तों, IBPS की PO एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है। PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो अगर आप बैंक एग्ज़ाम अगर देने की सोच रहे हैं और आपको अच्छे बैंक में यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर नौकरी चाहिए तो आपको इस एग्ज़ाम को ज़रूर दे देना चाहिए। हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में, लेकिन सबसे पहले पर सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है सिर्फ आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं ग्राफिक्स के जरिए हमारे पहले पॉइंटर की तरफ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ IBPS। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि IBPS यानी क्या। मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो दोस्तों, IBPS ये एग्ज़ाम गवर्निंग बॉडी है जो एग्ज़ाम्स लेती है कई बैंक्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूको बैंक। ऐसे कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो आते हैं IBPS एग्ज़ाम के अंदर। जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कुछ नाम मैंने आपको लेकर बताएं, तो ऐसे कई सारे बैंक्स आते हैं IBPS के अंडर। तो बैंक की एग्ज़ाम लेता है IBPS। वैसे अगर देखा जाए तो RRB यानी रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं IBPS एग्ज़ाम के अंदर। तो जैसे फिर एक बार बताता हूँ, RRB या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज लाइक LIC GIC, ये सब। तो इन सब ये जो बैंक्स या फिर LIC वगैरह हैं, तो इन सब की एग्ज़ाम लेता है IBPS। सो IBPS ये एक एग्ज़ाम गवर्निंग बॉडी है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। सो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है नोटिफिकेशन। तो अब हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो दोस्तों, ये है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब आप एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरना चालू कर सकते हैं, और वो है 1 अगस्त। यानी 1 अगस्त लगभग वो पहला दिन था जब आप फॉर्म भर सकते थे। इसके बाद एप्लीकेशन कब क्लोज़ हो रहा है, तो वो है 21 अगस्त। और क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स यानी हाँ। तो दोस्तों, आपको ये दोनों पॉइंट्स जाने दीजिए। हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो वो है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। यानी दोस्तों, आप 1 अगस्त और 21 अगस्त के बीच में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और आपकी आप फ़ीस भी भर सकते हैं। फ़ीस भरने के लिए लास्ट डेट तक नहीं रुकना है। 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ही आपको फॉर्म भी भरना है और फ़ीस भी भरनी है। अब एप्लीकेशन क्लोज़ हो रहा है 21 अगस्त को, और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन यानी जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो आपको प्रिंट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 5 सितंबर की। लेकिन दोस्तों, आपको तब तक रुकना नहीं है। जो फिर एक बार कह रहा हूँ, 1 अगस्त 2023 से लेकर 21 अगस्त 2023 के बीच में आपको आपका एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है दोस्तों एग्ज़ाम डेट्स। तो एग्ज़ाम डेट्स के मुताबिक आप जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा, 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है, और फ़ीस भरने की भी यही तारीख है। आपको ऑनलाइन फ़ीस भरनी है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम।
ट्रेनिंग, तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होता है, तो इसके लिए मतलब वो कंपलसरी नहीं होता है, तो आप उस तरफ नज़रअंदाज कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिम्स। तो दोस्तों प्रीलिम्स की जब एग्ज़ाम होती है तो आपके मोबाइल जिस नंबर से आप रजिस्टर करते हो IBPS की वेबसाइट पर, उस नंबर पर एक मैसेज आ जाता है आपको कि आपकी एग्ज़ाम इस तारीख को है, तो आप कृपया अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि लगभग सितंबर के महीने में, मतलब कोई भी डेट हो सकती है, तब आपकी एग्ज़ाम होने वाली है प्रीलिम की, और आपको रिज़ल्ट झट से अगले महीने में आ जाएगा, यानी अक्टूबर। तो 15-20 दिन का टाइम होता है। उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स का यानी हर सब्जेक्ट में जो कट ऑफ होता है वो क्लियर करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ भी और जो टोटल कट ऑफ रहता है आउट ऑफ 100, वो भी अगर क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होती है आपकी। तो ये एग्ज़ाम होने वाली है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, और इसका आपको रिज़ल्ट खुद नवंबर मंथ में ही आ जाएगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा दोस्तों। IBPS PO की एग्ज़ाम है, क्लर्क के लिए इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन PO के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये लगभग एग्ज़ाम शेड्यूल है जनवरी से लेकर फरवरी तक का, 100 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं। तो ये डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जैन टू फेब के बीच में, और फिर आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी अगर आप सारे राउंड्स क्लियर कर देते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू राउंड, तो फिर आपको अप्रैल 2024 तक आपको ये जॉब IBPS PO की मिल सकती है। तो दोस्तों ये हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप इस पॉइंट को वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, फिर एक बार समझ सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अगला पॉइंट है बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी बैंक्स आती है इसके अंडर? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतने सारे बैंक्स हैं ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने IBPS को बताया है कि हमारे यहाँ PO की वैकेंसी है, तो कृपया कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद इन बैंक्स में वो ज्वाइन हो सकते हैं। बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। अब है पॉइंट एलिजिबिलिटी एंड एज। सो दोस्तों एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इंडियन सिटीज़न रहना पड़ेगा, या फिर आप नेपाल से हो तो भी चलेगा, भूटान से हो तो भी चलेगा, या फिर 1 जनवरी 1962 के पहले तिब्बत से इंडिया आए थे तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कोई अदर कंट्री यानी श्रीलंका से है, पाकिस्तान से है, म्यांमार से है, वियतनाम से है, केनिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, मालावी, ज़ैम्बिया, तंजानिया, इन कंट्रीज से हैं, और अगर आप इंडिया में आकर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये है इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी। अगर हम एज की बात करें तो एज इस एग्ज़ाम का है 20 से लेकर 30 साल के बीच में। तो ये आपका एज बिटवीन 20 to 30 होना चाहिए। अगर आपकी बर्थ मतलब एग्ज़ाम के मुताबिक बता रहा हूँ, अगर आपकी बर्थ डेट 2 अगस्त 1993 के बाद है, और अगर 1 अगस्त 2003 के बीच में है, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका जन्मदिन हुआ है 2 अगस्त 1993 को, और अगर आपका जन्मदिन हुआ है 1 अगस्त 2003 को, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। सो दोस्तों अगला पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन। तो दोस्तों जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन की बात है, मामला बिल्कुल क्लियर है कि आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्ज़ाम के पहले आपको पास होना चाहिए, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कोई भी डिग्री कोई भी हो, BA, BCom, BSc, BBA, BCA, BBM, कोई भी डिग्री हो चल जाएगी। LLB, BA LLB हो तो भी चल जाएगी। बस आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है और आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ।
अब दोस्तों अगला पॉइंट है रिलैक्सेशन एंड ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस क्या है ये तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये है पॉइंट जिसे हमें फोकस करना है। अब अगर जैसे मैंने आपको एज बता दिया है 20 से 30 साल के बीच में चाहिए, लेकिन आप अगर एससी या एसटी कैटेगरी से हैं यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा यानी 30+5। ओबीसी से है तो 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा यानी 30+3। पीडब्ल्यूबीडी यानी कोई अगर डिजेबिलिटी है आपको तो आपको 10 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, और अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये है ये पॉइंट रिलैक्सेशन एंड ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो दोस्तों जहाँ तक ईडब्ल्यूएस की बात है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब ऐसे लोग जो ओपन कास्ट से ही यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं लेकिन इनकम की वजह से उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अब बात करते हैं कि आप क्वालिफाई कैसे हो सकते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम यानी फैमिली इनकम है 8 लाख रुपए के नीचे, तो ये सबसे पहली मतलब शर्त है कि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि आपका अगर कोई फ्लैट है यानी आपके पेरेंट्स को कोई फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो 5 एकड़ या उसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। और एक और ऐसी कुछ और शर्तें हैं कि आपके पास जो प्लॉट्स हैं वो 100 स्क्वायर यार्ड्स या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स जो म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है ईडब्ल्यूएस की शर्तें। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो दोस्तों आपकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लगभग कुछ ऐसी होने वाली है तो जिसमें आपके 3 एग्ज़ाम पेपर्स होंगे यानी इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है तो ये एग्ज़ाम होता है मतलब होती है 1 घंटे की, और इसमें आपको इन तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंग्लिश के 30 सवाल होंगे 30 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स होता है तो 35 सवाल रहेंगे 35 मार्क्स के, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के भी यानी ग्राफ्स होते हैं उसके भी सवाल होंगे। रीजनिंग एबिलिटी यानी इंटेलिजेंस तो इसके 35 सवाल होंगे 35 मार्क्स के। 1 घंटे का है। इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ रहता है। तो मान लो इंग्लिश में अब हर साल डिपेंड करता है, तो मान लो अगर 5 मार्क का सेक्शनल कट ऑफ है तो आपको लगभग 10 मार्क कम से कम होने चाहिए पास होने के लिए। तो वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी सेक्शनल कट ऑफ होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल डिक्लेयर किया जाता है। और भले ही आप सेक्शनल कट ऑफ को भी पास कर दें लेकिन आप आउट ऑफ 100 आपके मतलब जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए तो लगभग आउट ऑफ 100 जो भी पासिंग मार्क होते हैं आपको उनको भी क्लियर करना पड़ता है। तो लगभग हर साल ये डिपेंड करता है, कभी 60 कभी 70 रहते हैं, तो आपको इनको भी क्लियर करना पड़ता है। तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है आपको, और जो पूरा कट ऑफ है 100 मार्क्स के मतलब जो डिसाइड होता है 100 मार्क्स के ऊपर उसको भी आपको क्लियर करना है। तो आई होप आपको प्रीलिम एग्ज़ाम क्या है ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे मेंस एग्ज़ाम की तरफ। तो अगर आप प्रीलिम्स की एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो फिर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए पात्र होते हैं। तो अब बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों लगभग ये फॉर्मेट है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम्स का, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर रहेंगे 45 सवाल 60 मार्क्स के, और टाइम है आपके पास 60 मिनट्स का। जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल रहेंगे 40 मार्क के, 35 मिनट का वक्त है आपके पास। इंग्लिश के 35 सवाल है 40 मार्क्स के, 40 मिनट का वक्त है आपके पास। डेटा एनालिसिस यानी सारे सवाल ग्राफ से रिलेटेड होंगे, 35 सवाल है 60 मार्क्स के और 45 मिनट का वक्त है आपके पास। तो दोस्तों ये मेंस की एग्ज़ाम है, 3 घंटे का टाइम है आपके पास, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और लगभग 155 सवाल है। दोस्तों इसमें एक और रहता है डिस्क्रिप्टिव एसे करके।
तो ये लगभग नया है। इसके 2 सवाल रहेंगे, एक है लेटर राइटिंग और दूसरा है एसे राइटिंग। तो इसके दोनों सवाल आपको ये दोनों आपको क्लियर करना है। 25 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का वक्त दिया जाएगा। तो ये एडिशन है इस बार मेंस में। तो ये 3 घंटे का अलग पेपर रहेगा और उसके बाद वो 30 मिनट का पेपर रहेगा। तो आपको ऐसे राइटिंग करना है, लेटर राइटिंग करना है। तो दोस्तों ये तो हो गई मेंस की बात। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब आता है मुख्य सवाल, यानी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ के लिए, और इसका आपको फ़ी कितना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों अब जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की और फीस की बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस क्या है। तो दोस्तों फ़ीस ओपन से अगर आप बिलोंग करते हैं यानी जनरल कैटेगरी से, तो आपको 850 रुपये की फ़ीस पड़ेगी। और अगर आप ओबीसी नहीं, माफ़ कीजिएगा, SC ST से हैं या फिर PWBD से हैं, तो फिर आपको 175 रुपये की फ़ीस पड़ेगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ओबीसी का याद नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे और डॉक्यूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स जो होती है, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ोटो आईडी प्रूफ यानी पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो वोटर आईडी कार्ड है, तो आप ये भी ले जा सकते हो। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना। आप कृपया भी रेशन कार्ड मत ले जाइएगा, क्योंकि रेशन कार्ड कंसिडर नहीं करते। और अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो कृपया लर्नर वाला जो लाइसेंस होता है वो कंसिडर नहीं होता है। तो इन दोनों को छोड़कर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है आप लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स के लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। मेंस का मैं आपको बताता हूँ सब कुछ, यानी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी प्रीलिम का कॉल लेटर लगता है। प्रीलिम के एग्ज़ाम को जब आप फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ ले जाते हैं तो एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड लगता है प्रीलिम एग्ज़ाम का। और जब आप मेंस एग्ज़ाम के लिए, फिर एक बार कह रहा हूँ, जाते हैं तो आपको सब कुछ लगेगा, लाइक प्रीलिम का एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी प्रूफ, फिर एड्रेस प्रूफ, फिर आपके पास मेंस का जो कॉल लेटर होता है वो होना चाहिए। फिर आप जो सबसे पहली बार जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं ना, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म भी होना चाहिए आपके पास। जो आप फीस भरते हैं उसकी ई रिसीट भी होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारे और इसके व्यतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो है आपके क्वालिफ़िकेशन वाले, यानी लाइक 10th 12th ग्रेजुएशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब आपको लेकर जाना है ओरिजिनल्स के साथ। और जेरोक्सेस अपने पास ज़रूर रखिए, फ़ोटो 2-3 रखिए। मे बी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, और अगर नहीं भी होता तो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि IBPS की अथॉरिटी कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे और इनकेस आप प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। तो कृपया डॉक्यूमेंट्स ले जाइए मेंस एग्ज़ाम के वक्त, प्रीलिम्स के वक्त नहीं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। सो दोस्तों अगला पॉइंट है फ़ोटो, साइन, लेफ्ट थंब एंड रिटन डिक्लेरेशन। सो दोस्तों जहाँ तक फ़ोटो की बात है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जो भी आपका फ़ोटो है वो 20 KB to 50 KB के बीच में चाहिए। तो आपको इसे लैपटॉप पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है, आप इसके ज़रिए इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर आपको अगर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आपके पास तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा फ़ोटो 20 KB to 50 KB के बीच में, प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसे टी शर्ट में होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। प्रोफेशनल शर्ट में होना चाहिए, बिना स्पेक्स के होना चाहिए। तो कंप्लीट A4 साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। गॉगल वगैरह होगा तो फिर रिजेक्ट होगा, ब्लर होगा तो रिजेक्ट होगा। दोस्तों साइन के तरफ जाते हैं। ब्लैक पेन से आपकी साइन होनी चाहिए, पूरी साइन होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में पूरी साइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और साइन जो है वो विजिबल होनी चाहिए, जिसके स्पेसिफिकेशंस हैं 10 KB to 20 KB के बीच में।
फिर उसके बाद आपके लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका लेफ़्ट थंब होगा वो उसका एक इम्प्रेशन दे देना उधर, और वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। इम्प्रेशन यानी जो सिक्का कहते हैं हम, तो वो सिक्का लगा देना। और अगर मान लो किसी के पास लेफ़्ट थंब नहीं है तो वो राइट थंब का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट थंब भी नहीं है तो फिंगर्स लेफ़्ट से लेकर कोई भी फिंगर, कोई फिंगर नहीं है तो राइट की फिंगर्स। तो ये सारा प्रोसेस है। और जहाँ तक रिटर्न डिक्लेरेशन की बात है, मैं आपको वो लाइन बता देता हूँ। I hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and in the supporting documents as and when required। तो इस लाइन को आप ज़रा ठीक से नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। और ये जो लाइन है तो वो आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। सारे इस लाइन में जितने भी लेटर्स हैं सारे कैपिटल में नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। इनिशियल्स बड़े हो सकते हैं, आपका नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी लेटर बड़ा हो सकता है, फिर बाद में छोटे होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो IBPS PO से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी। कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप अपनी वीडियो में ग्राफिक्स नहीं लगाते, तो आज की वीडियो में ग्राफिक्स भी लगाए हैं, पिक्चर्स भी हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ फिर एक बार कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है 21 तारीख, तो इसके पहले आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि आप सभी एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो आपको शुभकामनाएं उसके लिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।